बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले शौकत भट्टी आपको, आपके एमपीज को, मेहदी भट्टी को, अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मेरे सारे जितने भी यहां हमारे ओहदेदार बैठे हैं, मैं सबको इस शानदार जलसे की भरपूर मुबारक भी देता हूं, खराज तहसीन भी पेश करता हूं। लेकिन शौकत भट्टी, आपने इतनी बड़ी लिस्ट पेश कर दी, लगता ऐसे है कि आप एक ही साल में हाफिजाबाद में वो काम करवाना चाहते हैं जो 70 साल में नहीं हुए। लेकिन इंशाअल्लाह, देखिए, सबसे पहले तो मेरा हाफिजाबाद के लोगों आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरा वादा सिर्फ हाफिजाबाद आपसे नहीं है, मेरे सारे पंजाब के लोगों से है कि पाकिस्तान की तारीख में इन 5 सालों में जो हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस सारी मुल्क की तारीख में इतना काम नहीं हुआ होगा जो इंशाअल्लाह पंजाब में हम आपको करके दिखाएंगे। अब मैं हाफिजाबाद के नौजवानों, मैं आपका सबका जुनून देख रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, अभी कि ये जो आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, आपने बड़े तहम्मुल से और आराम से मेरी बात सुननी। मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत क्या थी 25 साल पहले? अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था, जो भी मैं जिंदगी में चाहता था अल्लाह वो दे चुका था। मैं सिर्फ एक वजह से आया था, और मैं नौजवानों आपके लिए, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं ये चाहता हूं बड़े गौर से आप मेरी बात सुने। पाकिस्तान क्यों बना था? ये मुल्क इलामा इकबाल की जो ख्वाब थी, हम सब अपने आप से पूछे कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान की बनाने की? ये एक बड़े मकसद के लिए बना था, और आप अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे, हम कौम नहीं बनेंगे। क्योंकि एक कौम तब बनती है वो जब एक नजरिए पे खड़ी होती है। नजरिए के बगैर कौम नहीं बन सकती। वो एक अवाम का हजूम होता है, उसके अंदर कभी आप सुनेंगे कि जाग पंजाबी जाग, कभी आप सुनेंगे सिंधु जैश, कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक। क्योंकि जब तक मेरी कौम को मकसद ना पता चले पाकिस्तान बनाने का, हम कौम नहीं बन सकते। और जब एक कौम अपने नजरिए से हटती है, मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम तबाह हो जाती है। हमने एक अजीम कौम बनना था, नहीं बने। और आज मैं आप सबके सामने
पहले तो यह रखता हूं कि नजरिया था क्या पाकिस्तान का। नजरिया पाकिस्तान का इल्लामा इकबाल ने बड़ा वाज़ेह किया था कि हमने वो रियासत बननी थी जब सारी कौम ने इकट्ठा होना था, उस नजरिए पे जो नजरिया हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और उन्होंने एक रियासत बनाई थी, मदीना की रियासत। वो क्यों अल्लाह हमें कहता है कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो? क्योंकि वो मदीना की रियासत के ऊपर कई सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। जैसे जैसे वो उन असूलों से पीछे हटते रहे, मुसलमान नीचे आते रहे। तो मेरे नौजवानों, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कौम को उसकी तरबियत के लिए एक अथॉरिटी बनाऊं जिसका नाम रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद अपने नौजवानों को, अपने स्कूल के बच्चों को, सबको बताना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। सबसे पहले आपने एक चीज समझनी है कि उनको रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहते थे? क्योंकि अल्लाह ने कहा था वो सब इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। उन्होंने मदीना की रियासत में इंसानों को इकट्ठा किया था। उसमें ईसाई भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें काफिर भी थे। उन सबको उन्होंने, इंसानों को इकट्ठा किया था एक नजरिए पे। और वो नजरिया ये था मदीना की रियासत में कि सबसे पहले रियासत में अदल और इंसाफ होगा। रियासत इंसानों को, एक ही कानून सब इंसानों को रखेगी, यानी कि ताकतवर और कमजोर एक ही कानून, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ। दूसरा रियासत में असूल था इंसानियत, फलाही रियासत, दुनिया की तारीख की पहली फलाही रियासत बनी थी। और तीसरी खुददारी, कि वो रियासत एक आजाद रियासत थी। और इन तीनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उन्होंने उससे अवाम के लिए, अल्लाह ने मदीना की रियासत में जो कुरान की आयत थी, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अल्लाह ने इंसानों को कहा कि रियासत की तो जिम्मेदारी इंसाफ देना, खुददार कौम, इंसानियत, फलाही रियासत, लेकिन अवाम की जिम्मेदारी क्या थी कि तुम अच्छाई के साथ खड़े होगे और बुराई के खिलाफ जहाद करोगे। ये समझ जाएं कि अल्लाह ने इंसान को ये इजाजत नहीं दी थी कि एक तरफ बुराई हो रही हो और आप इंसान कहे जी कि मैं तो किसी की तरफ भी नहीं हूं। ये मैं 25 साल से अपनी कौम को बता रहा हूं कि जब तक एक कौम बुराई के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, उस कौम में बुराई बढ़ जाएगी, वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। जब एक कौम देखेगी कि जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जुल्म बढ़ जाएगा। जब एक कौम देखेगी कि करप्शन बढ़ रही है और कौम कुछ नहीं करती, तो माशरे में करप्शन बढ़ जाएगी। जब आप देखते हैं कि माशरे में सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, बच्चों से ज्यादतियां, रेप, ये माशरा इसका मुकाबला करता है। तो मैं सबसे पहले अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैं 25 साल से अपनी कौम में तबलीग कर रहा हूं कि आपके ऊपर फर्ज है कि हम सब, अगर हमने अजीम कौम बनना है तो हमें सब
अच्छाई का साथ देना है। हम जब देखें कि मुल्क के नामवर करप्ट लोग, मुजरिम, अदालतों में जिनके केस, वो जब सब खड़े होके एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौम मुकाबला करती है इसका। मैं नौजवानों, मगरिब में अपना बड़ा टाइम गुजारा क्रिकेट की वजह से। आप यकीन करें कि उनकी जमहूरियत के अंदर किसी की जुर्रत नहीं हो कि वो किसी एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जमीर खरीदने की कोशिश करे। उनकी जुर्रत नहीं होती, ना एमपी की, मेंबर पार्लियामेंट की जुर्रत होती है बिकने की, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माशरे में नहीं अपनी शक्ल दिखा सकेंगे। एक नौजवानों, ये जरा गौर से सुने, ये सारी जिंदगी बातें आपको काम आएंगी। अमेरिका के अंदर एक बड़ा अमीर आदमी था, उसका नाम बर्नी मैडॉफ था। बहुत अमीर आदमी था, सारे बड़े बड़े लोग उसको जानते थे, फिल्म स्टार वगैरह सब जानते थे। वो करप्शन में पकड़ा गया। अब नौजवानों, ये सुनो, उसे हुआ क्या। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, उसके बड़े बेटे ने खुदकुशी की। उसका जो दूसरा बेटा था वो घर से ना निकला और अब घर बैठा बैठा ही मर गया बीमारी में। उसकी बीवी ने तलाक दी, उसकी बहन और उसके खामद ने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि माशरे में उनकी जगह खत्म हो गई। कोई घर नहीं उनको बुलाएगा, कोई उनके बच्चों से शादी नहीं करेगा। ये होता है खौफ। जब एक कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी होती है, खौफ होता है लोगों को कि माशरा क्या कहेगा। तो मैं इसलिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल के अंदर बच्चों को सीरत नबी से पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करवाएं, इसके ऊपर डिबेट्स करवाएं, मुल्क का कैरेक्टर बनाएं। एक जब मदीना की रियासत खड़ी हुई थी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कैरेक्टर, उनको लोगों को उठा दिया था, अखलाकियात उठा दी थी। और इसलिए एक तो ये वजह है कि मैंने ये अथॉरिटी बनाई कि सीरत, नबी की सीरत बच्चे बच्चे को पता हो, फिर वो जो मर्जी करना चाहता है करे, लेकिन हम अपनी रियासत, अपने लोगों में शऊर पैदा करें कि उनको पता तो चले कि ये मुल्क बना क्यों था। हमने तो एक मिसाल बनी थी दुनिया में कि एक मिसाली इस्लामी रियासत क्या होती है। ये तो अल्लामा इकबाल की सोच थी। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। मैं देखा कि कैसे कायद आजम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम, दुनिया में उसका वकार गिरता गया। मैंने देखा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हुक्मरान थे उनको पता ही नहीं था कि मुल्क बना क्यों है। कायद आजम के बाद कभी भी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जिसने लोगों को बताया कि ये मकसद क्या था। जब पाकिस्तान बनने का ये नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा था वो इसमें फलसफा था कि कैसे हमने एक गैरतमंद और अजीम कौम बनना है। तो मैं दूसरी बात करता हूं
कि हम कौम कैसे बनेंगे। एक तो मैंने रहमतुल्लाह आलमीन का आपको कहा, दूसरा हमने फैसला किया कि हम अपनी कौम में एक तो मैं दूसरी बात करता हूं कि हम कौम कैसे बनेंगे। एक तो मैंने रहमतुल्लाह आलमीन का आपको कहा, दूसरा हमने फैसला किया कि हम अपनी कौम में एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। अभी तक अंग्रेज तालीम का निसाब हम लेके आए हैं पहली दफा, और मैं इस तरह शफकत महमूद आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने फैसला किया कि कौम बनाने के लिए आपको एक निसाब चाहिए। सबको अंग्रेजी पढ़ाएं, लेकिन अंग्रेजी एक इंसानों के अंदर फर्क करने के लिए तो ना हो कि जो पढ़ा लिखा है वो पहले अंग्रेजी बोले बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं। यह इसलिए हुआ है कि हमने कभी अपने निसाब को ठीक नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ये जो हमने किया है, ये अभी शुरू किया 5 क्लासेस तक सबको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन सबको एक निसाब पढ़ाएंगे। हमने अपने दीनी मदरसों को भी, उनको भी हम बीच में लेके आ रहे हैं कि उनको भी और सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, ताकि हमारे दीनी मदरसे के बच्चे भी ऊपर आ सकें, वो भी जनरल बन सके, जजेस बन सके, डॉक्टर बन सके। तो सारी कौम को उठाने के लिए सबसे पहले तो तालीम के ऊपर हमने काम किया, फिर 26 लाख स्कॉलरशिप्स। ये सुने जरा गौर से, 26 लाख स्कॉलरशिप्स हमने रखी अपने अवाम के लिए, नौजवानों के लिए। और ये सारों को मॉनिटर कौन कर रहा है? मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम 26 लाख स्कॉलरशिप्स को देख रहे हैं कि वो मेरिट पे जा रही हैं। कहीं कोई तालिब इल्मों को कोई मसले नहीं आ रहे। और अगर ऐसे हमारे बच्चे जो बड़े ज़हीन हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिले मेरिट के ऊपर, तो एक तो स्कॉलरशिप्स हमने शुरू की हैं। फिर एक और काम किया है टेक्नोलॉजी के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में मैं 2 यूनिवर्सिटीज बना रहा हूं जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। डॉक्टर अतार रहमान और हमारे बड़े जबरदस्त इस वक्त एयरफोर्स के चीफ जो हैं, इनके साथ मिलकर हम एरोस्पेस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तान भी अपनी जहाज बना सके। 30 साल से किसी ने नहीं सोचा कि हम बाहर से चीजें लेते हैं। हमारे पास अक्ल भी है, हमारे पास ज़हीन लोग हैं, हर किस्म का प्रोफेशनल है, क्यों नहीं हम अपने जहाज बनाते? तो ये जो हमने इसलिए अपनी बनाते कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी की तो 2 यूनिवर्सिटीज शुरू कर दी हैं बनानी, और इंशाअल्लाह इन यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे कि मुल्क अपने पैर पर खड़ा होगा। हम लोगों से ये चीजें नहीं मंगवाएंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे नौजवानों, अब मैं आपको जो सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की रियासत में उनके पास थोड़े से भी मुसलमान हुए थे, 5000 या 6000 मुसलमान थे। ये जरा गौर से सुने, तारीख का हिस्सा है। 628 और 629 उन्होंने 2 खत लिखे। अब सोचे कि मुसलमान थोड़े से चंद हजार थे, और खत लिखा उन्होंने एक सुपर पावर को। दुनिया बटी हुई थी 2 सुपर पावर्स के बीच में। एक था पर्शियन एम्पायर, एक सुपर पावर एक तरफ मशरिक में, और मगरिब में थी रोम बैजेंटाइन एम्पायर। उन्होंने दोनों सरबराह को एक खत लिखा, दोनों को एक पैगाम दिया
कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। अब सोचें कि एक लीडर, दुनिया के तारीख का सबसे अजीम लीडर, उसकी शान देखें कि जब उनकी फौजें लाख लाख से ज्यादा बड़ी फौजें और जदीद हथियार थे, ये कुछ भी नहीं थे, थोड़े से हजार मुसलमान थे, लेकिन दुनिया के लीडर को जरा देखें कि उसने उनको ये नहीं कहा कि मैं इमदाद चाहता हूं, उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे से कर्जे चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं सच का पैगाम लेके आया हूं। और दुनिया की तारीख शाहिद है कि 10 साल के अंदर अंदर उन दो खत के बाद दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई मुसलमानों के सामने। तो हाफिजाबाद के लोगों सुनो, लीडर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी सुन्नत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जब वो एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। और हमारी बदकिस्मती कि हमारे जनाब यहां का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती हैं उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है, तो उसके बाद वो कौम को गिरा देता है, कौम गिर जाती है। कौम को तो लीडर उठाता है। हमारा जो लीडर, सबसे अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद लीडर था, एक आजाद इंसान था। उसको देख के मुसलमानों को फख्र होता था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। और हमारी अभी क्या हुआ जरा ये सुने। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिलके खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। अब ये सारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिख दें। और मैंने उनकी सही तनकीद की। मैंने उनको यह कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? और मैंने ये पूछा कि हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे यहां अब ये सुने, पहले तो 2-3 लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया है। मैंने कुछ कह रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ, अब जरा शहबाज शरीफ को देखें, वो जब भी जरा सुने मजे सुने, जब भी देखते होंगे जब वो कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं। और फिर वो कहता है कि जी ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद कांपे टांग रही। बिलावल कहता है को हो इमरान
खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, मैं इन सब से बेहतर मगरब को जानता हूं। मेरी जिंदगी के कितने साल गुजरे, क्रिकेट खेलता था सारी दुनिया में। मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूं। जो लोग उनके जूते पॉलिश करते हैं वो उनको हकारत से देखते हैं। जो लोग अपनी कौम के मफादात के लिए खड़े होते हैं वो उनकी इज्जत करते हैं। आपने देखा, सुनो जरा, देखिए नौजवानों, अपनी जिंदगी का एक असूल बना लें। दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। जो इंसान या मुल्क अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमारे मुल्क में 10 सालों में, ये जरा गौर से सुने, 10 सालों के अंदर 2008 से लेकर 2018 तक 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए उस मुल्क ने जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। हमारे दो सरबराह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, एक दफा इन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की। ये दुनिया के सारे कानून के खिलाफ है कि आप बमबारी करें और दहशतगर्द कहें जी, मैं जिसको मारें कहें जी दहशतगर्द है। कहीं दुनिया का कानून ये इजाजत नहीं देता। और फिर एक तरफ पाकिस्तान उनके लिए जंग लड़ रहा है और वही हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। मैं बार बार इनकी मुखालफत की, मैंने धरने दिए, मैंने हर जगह कहा कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मैंने अमेरिका में जाके ये कहा, मैंने बरतानिया में ये स्टेटमेंट्स दी। एक जगह यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स शाह महमूद कुरैशी भी मेरे साथ थे, शिरीन मजारी भी थी। वो सारे कोई 20 एम्बेसडर बैठ के मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों मुखालफत कर रहे हो ये ड्रोन अटैक्स की। कहते वो तो दहशतगर्द मार रहे हैं, तो आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं। ये शाह महमूद को याद होगा और शिरीन को। मैंने उनको कहा कि लंदन में एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से। उस दहशतगर्द ने जितने कराची में लोगों को कत्ल किया है, कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने इतने कत्ल नहीं किए। फर्क यह है कि उसने पाकिस्तानियों का कत्ल किया है, पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी की है, और वो आराम से लंदन में बैठा है। हम कहते हैं कि जनाब हमें दो, आप कहते हैं जी कानून में, आप कहते हैं अदालत में आके साबित करें। तो मैंने उससे कहा कि अगर पाकिस्तान, अगर आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें। इनको याद है शाह महमूद को। मैंने उससे जब पूछा, मैंने कहा आप हमें इजाजत देंगे, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे और कभी भी कोई भी महजब माशरा नहीं देता, तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहां के ड्रोन अटैक मार रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दुनिया में हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। बहुत बड़ी पावर है, हमारी तिजारत उसके साथ है।
हमारे बड़े अजीम पाकिस्तानी वहां रहते हैं, लेकिन मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी सबसे बड़ी मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अब ये जरा गौर से सुने, मैंने अमेरिकी सदर को मिलने गया। आपने देखा भी होगा डोनाल्ड ट्रंप को जब मैं मिलने गया। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने कम से कम खर्चा क्यों किया। मैं कमर्शियल फ्लाइट पे गया, मैं होटल में भी नहीं ठहरा, मैं पाकिस्तान की एम्बेसी के कमरे में ठहरा। क्योंकि मैं उनको यह बताना चाहता था कि मेरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुश्किल माशी हालात हैं, मैं अपने मुल्क का पैसा बचा रहा हूं। मैं वहां सूट पहन के नहीं गया, मैं अपनी शलवार कमीज में गया। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने $12 लाख से और $14 लाख में किया, वो मैंने $1.5 लाख में किया। सिर्फ इसलिए कि मैं मगरब ज़हनियत को समझता हूं। आप वहां जाके बड़े बड़े होटलों में ठहरे हैं, अपने मुल्क का पैसा खर्च करें, उनको बड़े बड़े तोहफे दें, और उनको पता हो कि आपका मुल्क मकरूज है, वो आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपको नीचा समझते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपके पीछे। मैं जानता हूं उनको। वो आपकी इज्जत करते हैं जब वो देखते हैं कि इसको अपने मुल्क की फिक्र है। वो देखते हैं कि उसे जब अपने मुल्क पे फख्र है, उसको शर्म नहीं आती पाकिस्तानी होते हुए। और सबसे ज्यादा वो आपकी इज्जत करते हैं। और ये सुने जरा गौर से, जब भी मेरे पास कोई बाहर से कोई सरबराह मुल्क का आता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, तो सुने पाकिस्तानियों, मेरी एजेंसीज, मेरा फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर बताता है कि उसने तालीम किधर हासिल की, उसने सियासत से पहले क्या किया, उसका पेशा क्या था, उसने पैसा क्या बनाया, वो ईमानदार है या नहीं, पूरा मेरे पास उसकी डिटेल आती है उसके मिलने से पहले। इसी तरह जब पाकिस्तान का सरबराह जाता है बाहर के मुल्क में, तो उनके पास हर चीज उसके ऊपर आ जाती है कि इसकी तालीम क्या है, इसकी सियासत में क्या इसका पोजीशन है, क्या ये ईमानदार है या नहीं। और जब उनको ये पता चलता है कि हमारे वजीर आजम की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, ये याद रखें कि उनकी एजेंसीज मुकम्मल तौर पे बता देती हैं कि उनके पैसे किधर हैं। उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनको सब पता चल जाता है। उनके पास एक एक चीज होती है। इसलिए अगर अल्लाह ने मुझे बाहर इज्जत दी तो उनको सबको पता है कि मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा। उन सबको पता है कि मैंने अपने मुल्क से करप्शन नहीं की। वो आपकी इज्जत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि चाइना में गए, उन्होंने हमारी इज्जत की। आपने देखा होगा कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे, हाफिजाबाद ये याद रखो, रिकॉर्ड टाइम में चाइना ने हमें फाइटर जहाज दिए
J-10C, जो आपको पता होना चाहिए कि ये 1982 के बाद पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज आए हैं और ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जोड़ लगने थे 2 या 3 साल, 7 महीने में उन्होंने हमें ये JC-10 की स्क्वाड्रन दी है। ये F-16 के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए चाइना ने दिया है, क्योंकि इज्जत करते हैं। हम रूस गए, 3 गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए उसने, रूस के प्रेसिडेंट ने हमें इज्जत दी, उसने हमें। मैं जब सदर ट्रंप से मिलने गया, उसने इज्जत की। उसने ऐसे, उसे पता था कि ये आदमी 2 नंबर नहीं है। जब वो हमारे पिछलों से मिलते थे तो इसलिए ये बेचारे उनके सामने गिरे हुए होते थे। तो देखें, कौम की इज्जत उसका प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका सरबराह होता है। जब वो झुकता है, वो कौम की सारी इज्जतें नफ्स तबाह करके रख देता है। तो मैंने आपसे 25 साल पहले अपनी कौम से कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुका हूं और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। 22 तारीख को 15 साल के बाद इस्लामिक मुल्कों की यानी OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में। 15 साल के बाद सारे मुसलमान मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये हमारा मुल्क, हमारी ताल्लुकात सबसे हैं, सबसे रखना चाहते हैं। और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन अपने मुल्क के मफादात के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं मदीना की रियासत, जरा सुने, आखिर में पहुंच रहा हूं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जो हमने किया है आज तक पाकिस्तान की तारीख में कौम बनाने के लिए किसी ने नहीं किया। मदीना की रियासत फलाई रियासत थी। फलाई रियासत क्यों जरूरी है? रियासत एक कौम बनती तब है जब सारे फर्ज कौम के समझे कि ये जो रियासत है ये हमारे लिए है, ये हमारा ध्यान रखेगी, ये हमें इंसाफ देगी। अगर हमें मुश्किल वक्त आए, घर में बीमारी हो, तो रियासत मेरा ध्यान रखेगी। अगर मैं भूखा हूं तो रियासत हमारे बच्चों का ध्यान रखेगी। तो ये जो सफर है फलाई रियासत का, ये भी पाकिस्तान को कौम बनाएगा। रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी कौम बनाएगी। हमारा जो तालीम का निज़ाम है, एक निसाब, वो कौम बनाएगा। जो हमारी लीडरशिप है, अपनी कौम को खुददारी देके ये कौम बनाएगी। और ये जो फलाई रियासत है, इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, हर खानदान स्वाय सिंध के, क्योंकि सूबे कर रहे हैं, ये उस्मान बुज़दार की मैं खास तारीफ करता हूं कि 400 अरब रुपया कभी पाकिस्तान में इस तरह का पैसा किसी ने खर्च नहीं किया आवाम पे। 400 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। हर खानदान को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड। इसका मतलब, ये जरा सुने, इसका मतलब ये कि अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता बीमारी आए तो वो 10 लाख तक आप किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आम आदमी सोच भी नहीं सकता जाने का। अभी जो लाहौर का महंगा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, उनके सरबराह डॉक्टर जावेद ने मुझे टेलीफोन किया 1 महीना पहले। कहता है, इमरान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हॉस्पिटल में, और महंगा हॉस्पिटल है, पहला हेल्थ कार्ड के ऊपर हार्ट का ऑपरेशन किया हमने। एक गरीब आदमी, एक ड्राइवर गया वहां, दिल की बीमारी थी, हेल्थ कार्ड के ऊपर
प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका मुफ्त इलाज हुआ। तो ये मुझे पाकिस्तानियों बताओ कि 70 साल से किसी ने ये नहीं सोचा कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती है अगर घर में बीमारी होती है। ये कभी पाकिस्तान में चीजें नहीं हुई। फिर पनाहगाह, मैं जब लाहौर के वो पुराना जो लाहौर का रावी का पुल था, जब उससे आता था दाता साहब की तरफ, तो वो जो बीच में सड़क के बीच में जो जगह थी, हमेशा मैं देखता था कि बेचारे लोग सो रहे हैं उसके ऊपर, मजदूर सो रहे हैं उसके ऊपर, ट्रक गुजर रहे हैं रात को, बसें गुजर रही हैं, धुआं आ रहा है, मिट्टी आ रही है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि उनके लिए एक हम पनाहगाह बना दें कि जाके उधर सो सके गरीब लोग। कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी में यह रहम नहीं आया कितना पैसा लगता है। कम से कम सोचे तो सही कि मजदूर बेचारे बाहर से आते हैं शहर में काम करने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, तो पैसे बचाने के लिए बेचारे सड़क पे सो जाते हैं ताकि जो भी हम पैसा बचाएंगे तो हम बच्चों को, बीवी बच्चों को भेज सकें। लेकिन कभी रियासत में किसी ने नहीं ये सोचा, क्योंकि एहसास ही नहीं है। हमने पहली दफा, मैं आपको बताऊं, पनाहगाह के अब हम सारे पाकिस्तान में बना रहे हैं मॉडल। हम ऐसा कैसा कर रहे हैं कि पनाहगाह उसके अंदर एक बनेगी पनाहगाह जिधर लोग रात को सो सकते हैं, खुली हुई हैं, लेकिन इसको और बेहतर अब कर रहे हैं। उनको उसल खाने, नहा सकते हैं, उनको खाना मिलेगा 2 वक्त का, मुफ्त खाना खाएंगे ताकि उनको किराए पे पैसा खर्च ना हो, ताकि खाने पे पैसा खर्च ना हो, और जो भी मजदूरी का पैसा हो वो अपने बीवी बच्चों को भेज सके। और इन पनाहगाहों के साथ साथ अब हम दुकानें बनाएंगे, दुकानों से आमदनी आएगी, पनाहगाह का खर्चा जाएगा। उसके साथ एहसास सेंटर खोलेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ये फलाई रियासत की तरफ पूरा हमारा रास्ता है। फिर कामयाब पाकिस्तान, शहरों के अंदर और देहातों में 20 लाख खानदानों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सूद के बगैर 5 लाख कर्जा अपनी बिजनेस शुरू कर सकें, अपने किसान अपने खेत पे लगा सके। 20 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं, अपना घर बना सकें। उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, ये सारा एक खानदान के लिए टेक्निकल एजुकेशन दे दें। फिर ये पहली दफा, ये सारी चीजें पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है। फिर अब सबसे ज्यादा एक इंसान क्या चाहता है कि मेरे सर के ऊपर छत हो, अपना घर हो। अब शहरों के अंदर इतना महंगा घर बनाना, लोग, आम आदमी घर ही नहीं बना सकते। हमारी ये कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग अपना घर नहीं बना सकते। तो पहली दफा, आप सुनो मेरे पाकिस्तानियों, पहली दफा हमने बैंकों के साथ मिलकर, हुकूमत ने भी पैसा डाला है, बैंकों ने पहली दफा कर्जे देने शुरू हुए उन लोगों को, मजदूरों को, वेल्डर को, मोची को, दर्जी को। और कैसे कर्जे, अब क्या किया हमने, जो वो किराए का जो किस्त देते थे 1 महीने की किराए के लिए, उसी किस्त को हमने बैंकों से कर्जा ले लिया। बजाय किराया देने के वो बैंकों को किस्त देते हैं और घर उनका अपना हो जाता है। अब तक 60 अरब रुपए, अब तक 60 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बैंकों ने ये छोटे लोगों को कर्जे दिए हैं। इससे पहले सिर्फ पैसे वालों को कर्जे मिलते थे, और इंशाअल्लाह मेरा इसको हम बढ़ाते जाएंगे। और मेरी ख्वाब यह है कि मेरे आम लोगों के लिए हम सस्ते कर्जे दें ताकि वो अपने घर बना सकें। फिर हम, महंगाई का दौर है, एहसास राशन, एहसास राशन अब हम शुरू कर रहे हैं। 2 करोड़ खानदान को हम पैसा दे रहे हैं, वो जाके घी, आटा और चीनी 30% इसके ऊपर उनको रियायत मिलेगी करियाना स्टोर से। ये पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ खानदान के लिए हम कर रहे हैं।
और उसके बाद ये सुने जरा, ये सुने मेरे नौजवानों, जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। पहली दफा पाकिस्तान के लोगों ने इतना टैक्स दिया। उस टैक्स से आज हमने बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमत 20 रुपए बढ़ाना, हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए नीचे कर दी है। 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। और इसके लिए ये जरा सुने, आज अमेरिका में 220 रुपए का पेट्रोल है, बर्तानिया में 350 रुपए का है, हिंदुस्तान में 220 रुपए का है, दुबई में 151 रुपए का है। उनका अपना तेल जमीन से निकलता है, पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, और पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर है। सारे इलाके से सबसे सस्ता आज भी हमारा पेट्रोल है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स का पैसा, ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे मेरी कौम टैक्स देती रहेगी, वैसे वैसे मैं आपके ऊपर पैसा खर्च करता रहूंगा, बोझ आपका कम करता रहूंगा। और मैं अब मायशत के ऊपर आ रहा हूं। ये जरा मेरी गौर से सुने, मैं आखिर अब तकरीर खत्म करने वाला हूं। ये जरा गौर से सुने अब बात। 100 साल में एक दफा इतना बड़ा अजाब है जो कोरोना है। 100 साल में इतना बड़ा बुरहान आया दुनिया के अंदर। जब बुरहान आया तो मेरे पाकिस्तानियों, सारी दुनिया ने लॉकडाउन लगा दिए, सारा कारोबार बंद कर दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया। हिंदुस्तान ने भी कर दिया। मुझे सबने कहा कि आप भी पाकिस्तान में लोगों को बंद कर दें। मैंने बार बार लोगों से एक सवाल पूछा कि मुझे बताओ कि अगर मैं लॉकडाउन लगाऊंगा, मेरे दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, टैक्सी ड्राइवर का क्या बनेगा, रिक्शा ड्राइवर का क्या बनेगा, छाबड़ी वाले का क्या बनेगा। जो आदमी पैसा कमाता है और अपने बच्चों को पालता है, जो दिहाड़ी कमा के बच्चों को खाना देता है, उसका क्या बनेगा। सिंध ने मेरी बात नहीं मानी, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। मुझे बुरा भला कहा गया। सारी ऑपोजिशन पार्टीज की तकरीरें मौजूद हैं, हर जगह उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को मरवा देगा। तो मेरे हाफिजाबाद के नौजवानों, अल्लाह का करम हुआ कि आज 2 साल के बाद सारी दुनिया ये कह रही है कि जो इमरान खान और पाकिस्तान ने कोरोना पे जो उन्होंने हिकमत अमली की थी, वो दुनिया में सबसे अच्छी है। दुनिया आज हमारी हिकमत अमली पे चल रही है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इतने नाहिल थे, तो सबसे मुश्किल वक्त में जो पाकिस्तान ने हिकमत अमली इख्तियार की, दुनिया ने उसकी तारीफ की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में रखा। हमने अपने मुल्क अवाम को भी बचाया, अपनी माशियत को भी बचाया। और कोरोना के दौर में पाकिस्तान की माशियत माशाअल्लाह अल्लाह के करम से 5.6% पे बढ़ी। 5.6%। सब दंग रह गए। हमारी रिकॉर्ड, ये जरा सुने, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, बाहर से पाकिस्तानियों ने जो पैसे भेजे रेमिटेंसेस, वो रिकॉर्ड। हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर 1500 अरब रुपया आया, वो रिकॉर्ड। हमारा आईटी के अंदर एक्सपोर्ट, वो रिकॉर्ड। 4 बड़ी जो हमारी फसलें थी, गंदम, गन्ना, चावल और मकई, चारों में रिकॉर्ड हुआ। और अब इंशाल्लाह जो हमने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है, ये मेरी अब पेशेंट गोई सुन लो, जो हमने अब इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, आप देखेंगे
कि ये पाकिस्तान को बिल्कुल एक तब्दील करके एक अजीम मुल्क बना देगा। हमें दुनिया में, और ये सुन लो आखिरी दो चीजें, हमने जो मौसम की तब्दीली के ऊपर कदम उठाए, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान मिसाल है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया को दिखा रहा है कि मौसम की तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का कैसे मुकाबला करना है। फिर 50 साल में, हाफिजाबाद के लोगों, आप यहां ज्यादातर किसान हो, 50 साल में पहली दफा पाकिस्तान में डैम्स बनी हैं। 10 डैम्स बना रहे हैं हम, ये 50 साल के बाद, ताकि पानी को बचाएं, ताकि किसानों के पास ज्यादा पानी आए, सस्ती बिजली बने, पानी के ऊपर बिजली बने। और इंशाअल्लाह 3 साल में पहली मोमन डैम कंप्लीट हो रही है, उसके बाद दासू डैम और उसके बाद बादशाह डैम। इससे पाकिस्तान में जो पानी का हम जो रिजर्वोयर है वो दुगने हो जाएंगे, यानी पानी हमारे पास दुगना हो जाएगा आज से। और इंशाल्लाह ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं आखिर में, मेरे हाफिजाबाद के लोगों, मैं आपके सामने आखिर में एक बात कहता हूं कि मेरा ये ईमान है कि हमारा मुल्क एक बहुत अजीम मुल्क बनने जा रहा है। ये वो मुल्क है जो 27वीं रमजान को बना था। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को बताना है कि सही माने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मदीना की रियासत, वो कैसे, उसके क्या असूल थे। हमने दुनिया में मिसाल बनना है, हमने खुददार कौम बन के सामने आना है और हमने दुनिया को यह साबित करना है कि किधर से, जिस तरह मदीना की रियासत में मुसलमान उठे थे, उसी तरह यह मुल्क उन उसूलों के ऊपर चल के एक दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनेगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारे सामने हमें धमकियां मिलती हैं, अभी ये जो हिंदुस्तान का एक मिसाइल भी आ गया, पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से इसका जवाब दिया, हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे। लेकिन आज मैं आपको कह दूं, हमारा मुल्क वो है जो अपनी दिफा कर सकता है, जो इस वक्त सही रास्ते पे चला गया है, जिसकी माशत सही जा रही है, और जो इंशाल्लाह अगले 1.5 साल होंगे उसमें आप देखेंगे कि ये मुल्क उधर पहुंच जाएगा जो, अगर हम 1947 में सही माने पे चल पड़ते तो आज हम कहां के कहां पहुंच चुके होते। और हाफिजाबाद के लोगों और नौजवानों, इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आपके सामने होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के, ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जलसागाह में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें जोश व खरोश दीदनी था। आपको बताएं कि इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में हमारे दौर में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए। एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मदारिस के तलबा भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बने। तमाम इलाकों में यकसा वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कौम बनाने के लिए जो इक़दामात हमने किए वो पिछले 70 साल में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सियासत में आने का मकसद एक कौम बनाना था, ना खुद किसी के आगे झुका हूं, ना ही कौम को झुकने दूंगा। उनका यह भी कहना था कि पूरी दुनिया हमारी कोरोना पॉलिसीज की मोतरिफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और उसका जोश व खरोश भी दीदनी था। उन्होंने कहा कि सियासत में आने का मकसद पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान यह भी कहा कि अजीम कौम बनाने के लिए 25 साल से तबलीग कर रहा हूं और अपनी 25 साल की जदोजहद को रायगा नहीं जाने दूंगा। माजी में हुकूमतें गिराने के लिए चोरी के पैसे से ज़मीर खरीदे गए, रियासत गिराने के लिए चोरी के पैसे से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इस बार भी अपोजिशन नाकाम होगी।
उन्होंने कहा कि एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन